अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, और इमरान खान साहब की एज़ प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, इनके बारे में बात कर रहे थे हम। तो इसकी वीडियो 1 जो है ना, वो मैंने अपलोड कर दी हुई है। इस तरह थंबनेल है उसका। यू कैन विज़िट यूट्यूब चैनल एंड वहाँ पे आप लोग पहली वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको दूसरी वीडियो का एक बिल्डअप मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो के साथ भी इक्तफ़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली ज़रूर देखें तो ये समझ आएगी, बट इट इज़ बेटर कि आप इमरान खान साहब के बारे में सब कुछ जानें, उनका सब कुछ जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में जानें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप पार्ट 1 देखें। दिस इज़ पार्ट 2 एंड इसमें हम बात करेंगे इमरान खान साहब की कोविड मैनेजमेंट के हवाले से, उनके इकोनॉमिक अचीवमेंट के हवाले से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों आपको बेल आइकन दबाना है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली तमाम वीडियोस के आपको होम पेज पे इंप्रेशन आते रहेंगे। पीडीएफ के लिए यू कैन आल्सो विज़िट आवर फेसबुक पेज। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, अपकमिंग अपडेट्स मिल जाएंगे, और जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि खान साहब की सिर्फ खान साहब के हवाले से इम्पोर्टेंट है। These are also important for competitive exams like PPSC, FPSC, CSS, PMS and other one paper exams। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप इन दोनों वीडियोस को सुनें, इन दोनों वीडियोस को नोट डाउन करें एंड पाकिस्तान में आप एक अच्छे शहरी बन करें। थैंक यू वेरी मच। आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें खान साहब की एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के बारे में, तो उसमें खान साहब ने तो रेवोल्यूशन कर दी है। खान साहब पाकिस्तान में फ़र्स्ट एवर लोकली प्रोड्यूस्ड ई-बाइक को भी मुतारफ़ करवाया था। इसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता था। इसके अलावा MG इलेक्ट्रिक्स जो थी, वो टेस्ला मोटर्स की ना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, उसने पाकिस्तान में प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। इसके अलावा नूर E75 ये पाकिस्तान की लोकली असेंबल्ड कार थी, इलेक्ट्रिक कार थी। इसके अलावा टोयोटा और कोरोला, इन्होंने पाकिस्तान में असेंबली प्लांट्स लगा दिए थे। लेकिन अभी 2022 में क्या है वो आप खुद बेहतर जानते हैं। यानी कि अभी पाकिस्तान कोई भी कार मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो ये आप इमरान खान साहब के दौर में 18 कंपनियां थी जो कि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और पाकिस्तान की जो कार सेल थी वो 50% अप गई थी फ्रॉम 2021 टू 2021। और अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स, यहाँ पे असेंबली लगाई गई थी। लाहौर में असेंबली लगाई गई थी, कराची में असेंबलियाँ लगाई गई थी। 24.66 मिलियन यूनिट्स पाकिस्तान ने 2021 में मोबाइल फ़ोन के प्रोड्यूस किए थे। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने बाहर भी भेजे थे। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट थी वो भी डिक्रीज़ कर गई थी बाय 6.66%। यहाँ पे सैमसंग आ गया था, यहाँ पे हुआवे आ गया था, यहाँ पे ओप्पो ने अपना बात कर ली थी, आया नहीं था, बात कर ली थी। इसके अलावा पाकिस्तान एक्सपोर्टर बन गया था 4G स्मार्टफोन का। तो ये जो फॉरेन रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा क्या हमारा मसला क्या है? हम सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च करते हैं वो 2 चीज़ों में खर्च करते हैं। एक तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम पैसा बाहर देते हैं और वो इंपोर्ट करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा कौन सा है? मोबाइल एंड एयर कंडीशनर्स। तो यही 2 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। अगर खान साहब की अगर बात करें तो यार 2021 में पाकिस्तान ने जिन चीज़ों में जंप किया था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें यानी कि प्रोडक्शन में हमारा जो ग्रोथ था वो फूड जो हमारी थी उसमें 11.7%, टोबैको में 16.7%, टेक्सटाइल में हमने 3.2% जंप मारा था। अप्रैल जो हमारा कोविड के दौरान जिसको हम EP किट कहते हैं, ठीक है, तो वो 34%, ये इसको भी टेक्सटाइल में शामिल करना चाहिए। वुड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान ने 57.5% जंप किया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। केमिकल्स पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किए। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में 16.5%। उसके अलावा ऑटोमोबाइल्स हमने, यानी कि आप खुद देख लें, क्या फर्नीचर में हमने 300% जंप मारा, और अदर मैन्युफैक्चरिंग में 37.8% जंप हमने लगाया था। ओवरऑल 48% की एक्सपोर्ट ग्रोथ पाकिस्तान में देखने के लिए मिली थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो था पाकिस्तान ने वो की थी इन 2021 और खान साहब के ज़माने में। अगर हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर, तो ये डायरेक्टली एक आम आदमी से लिंक होता है। ये ऊपर से देखने में नज़र आता है कि ये
जो सरमायाकार है उसका काम है, लेकिन एक्चुअली में ये डायरेक्ट आम आदमी के साथ लिंक होता है। ये क्यों लिंक होता है कि यार जो अनस्किल्ड लेबर है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर है। पाकिस्तान को मसला लेबर का नहीं है, अनस्किल्ड लेबर का मसला है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अनस्किल्ड लेबर है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन काम रहता है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ही काम रहता है, क्योंकि वो वहाँ जाकर मजदूरी कर सकता है। खान साहब ने इसको 2021 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए इंसेंटिव्स अनाउंस किए ताकि जो आम बंदा है ना उसकी हालत बेहतर हो सके। 400 बिलियन के प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका भी इसी तरह के प्रोजेक्ट शुरू करता है जब वहाँ पे इन्फ्लेशन आना शुरू होती है। ठीक है, पाकिस्तान का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था उसने 2021 में 7.71% जो लेबर थी उसको पाकिस्तान के टोटल लेबर का 8%। इमेजिन करें, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे खान साहब से पहले कोई ऐसा रेगुलेशन ही नहीं है, तो वो 8% फॉर्मल इकानमी कर रहे हैं। तो इमेजिन दैट। टूरिज़्म सेक्टर में भी खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कर्दू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब पहले क्या होता है, जगलोट और स्कर्दू का जो रास्ता है ना वो बाय रोड इस्तेमाल होता है। बाय रोड आपको पता है बर्फ़ पड़ जाए, स्कर्दू में तरती बर्फ़ है सारा साल, बर्फ़ पड़ जाए या और कोई मसला हो जाए तो वो रोड जो बंद हो जाता है। अब स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ओपन हो गया तो ये बाय फ्लाइट 2 घंटे में वहाँ बंदा पहुँच सकता है। इसके अलावा अगर हम अपना बात करें टूरिज़्म सेक्टर की, तो पाकिस्तान ने 2.7% जो अभी टूरिज़्म सेक्टर का जो है ना वो चल रहा है। बाय 2025 जो था ना वो खान साहब के प्लान के मुताबिक 1 ट्रिलियन रुपीज़ या 4.4 बिलियन जो था वो पाकिस्तान इकॉनमी को सर्विस देनी थी सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म सेक्टर में। कहा जाता है पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमने इसको बदसूरत बनाया हुआ है नहीं सीरियसली। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना हमने फैसिलिटीज़ दी हैं, ना वहाँ पे सिक्योरिटी है, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज़्म वाला, तो वहाँ पे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। टोटल पोटेंशियल की अगर बात करें तो $4 ट्रिलियन का या $18 बिलियन का पर ईयरली हमारे पास जो है प्लान है टूरिज़्म का, कैपेसिटी है। इसके अलावा पाकिस्तान खान साहब ने जो इक़दाम लिए थे, इससे क्या हुआ, पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री में कोविड-19 के बावजूद भी आगे जा रहा था। पाकिस्तान 6 प्लेसेस ऑन द वर्ल्ड टूरिज़्म इंडेक्स में तरक्की कर गया, यानी कि 6 दर्जे। ठीक है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड टूरिज़्म फोरम को 2021 में होस्ट किया था। तो इसके अलावा अगर खान साहब की बात करें इकोनॉमिक अचीवमेंट्स में, तो वो भी बेशुमार हैं यार। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो खान साहब की, वो मैंने पहले ही बताया है, रेमिटेंसेस की है। जुलाई 2021 में हमारे पास जो रेमिटेंसेस थे ना वो 2.7 बिलियन थे, और जबकि अप्रैल 2022 में हमारे पास थे 3.1 बिलियन। तो अगर मैं बात करूं अपना उससे पहले की, तो वो पीछे बताया था मैंने 7 मिलियन पे भी थे एक टाइम पे खान साहब से पहले। और इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में भी खान साहब ने अच्छा खासा जंप मारा था। अच्छा खासा जंप क्या था कि मुल्की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि जितना एक्सपेक्टेड हमने टैक्स कलेक्शन करनी थी उससे भी 25 अरब रुपया ज़्यादा हमने टैक्स कलेक्ट किया था। यानी कि जो हमने 2018 में टैक्स कलेक्शन की थी वो की थी 3843 अरब रुपीज़। ठीक है, और पाकिस्तान ने जो टैक्स कलेक्शन की थी 2022 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में बिकॉज ऑफ खान साहब, वो की थी 6125 अरब रुपया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि एग्जैक्ट फिगर नहीं दी हुई, 6125 अरब रुपया। तो ये हमने जो टारगेट रखा हुआ था ना वो रखा हुआ था 6100 अरब रुपये का, तो हमने इकट्ठा 25 अरब रुपया ज़्यादा किया। इसके अलावा FBR के अचीवमेंट्स, FBR में रिफॉर्म्स की थी, तो PM साहब ने उनको भी मुबारकबाद दी थी। ये यहाँ पे अगर आप 6125 बिलियन रुपीज़ पाकिस्तान ने इकट्ठा किया था टैक्स इन द ईयर ऑफ जुलाई 21 टू जून 22, और 6100 बिलियन रुपीज़ जो थे वो हमारा टारगेट था। इसके अलावा जो खान साहब की इकनॉमिक अचीवमेंट एक और थी कि खान साहब ने इनडायरेक्टली 5.5 मिलियन जॉब्स 3 सालों में, सिर्फ 3 सालों में क्रिएट कर दी थी। आज पाकिस्तान में हर बंदा जॉबलेस फिर रहा है, लेकिन उस टाइम पे खान साहब ने कोविड के बावजूद 5.5 मिलियन जॉब्स प्रोड्यूस कर ली थी 3 सालों में। इसके अलावा पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो $22 बिलियन के करीब थे, यानी कि 18 मार्च 2022 में खान साहब के जाने के 15 दिन पहले की बात है। और इसके अलावा नैब जो कि 1999 में मुशर्रफ ने बनाई थी, परवेज़ मुशर्रफ ने, कि ये ना क्या करेगा, करप्शन का जो पैसा उसको इकट्ठा करेगा।
तो इसने 2018 से 22 में 484 बिलियन या अरब रुपया इकट्ठा किया था, जबकि यही वो नैब था जिसने 1999 से लेकर 2017 तक इकट्ठा किया था 290 बिलियन। यानी कि आप इमेजिन करें उसका डबल तकरीबन बनता है। तो यानी कि खान साहब के 2 सालों में इसने तकरीबन 500 अरब रुपया इकट्ठा किया था, जबकि जो हमारा यानी कि 20 सालों में नैब ने इकट्ठा किया था 300 बिलियन रुपीज़। तो ये भी खान साहब की एक अचीवमेंट आती है। तो यार खान साहब की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जिसको मैं समझता हूँ वो है कोविड-19 मैनेजमेंट। खान साहब ने कोविड को इतना अच्छे से मैनेज किया कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जो कौम थी कोविड को मैनेज करने वाली, पाकिस्तान उनमें से एक था। इकोनॉमिक नॉर्मलसी इंडेक्स जो था ना प्री पेंडेमिक लेवल, तो यानी कि पाकिस्तान जो जिसने रिकवर जिन ममालिक ने सबसे ज़्यादा किया उनमें पाकिस्तान जो था ना वो सबसे पहले नंबर पे था। और ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट की, अगर यहाँ पे मेरा ख्याल है हाँ ये आ रहा द इकोनॉमिस्ट की ये रिपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान सबसे पहले नंबर पे था इन रिवर्टिंग टू द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं, छोटा मुल्क शामिल ही कोई नहीं है। ब्रिटेन है, जर्मनी है, यूएस है, चाइना है। यानी कि जो ममालिक जिनके पास पैसा था वो ममालिक इस तरह के बिहेवियर शो कर रहे थे और पाकिस्तान उन सब में से आगे था। डिस्पाइट के पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, डिस्पाइट के पाकिस्तान के पास कोई भी गवर्नेंस का यानी कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, यहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा है, फिर भी खान साहब ने इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें की थी। पाकिस्तान वाज द 7 टॉप कंट्रीज जिसने इतने अच्छे से रिकवर किया था। और ये ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं, ये मोहसिन पाकिस्तान मैं कहूँगा इनको उस टाइम का, क्योंकि उन्होंने कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज किया था। और ये टॉप 7 कंट्रीज़ बता रहे हैं कि टॉप 7 कंट्रीज। इसके अलावा WHO ने पाकिस्तान को ये बताया कि पाकिस्तान वाज अमंग द कंट्रीज़ जिसमें से यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सीखना चाहिए कि कोविड-19 को कैसे हैंडल करना है। दिस वाज एन ऑनर फॉर पाकिस्तान। कंक्लूडिंग रिमार्क्स की अगर बात करें तो कोविड मैनेजमेंट खान साहब ने बहुत अच्छी की। शुगर क्राइसिस जब आया था तो खान साहब पे दबाव था कि वो उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो उसको पब्लिक ना करें, प्राइवेट रखें, लेकिन खान साहब ने ये रिस्क लेते हुए रिपोर्ट्स जो थी वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स वो उनको पब्लिक किया, पब्लिक के लिए शुगर माफिया को एक्सपोज करने के लिए। असद उमर जहांगीर तरीन जैसे यानी कि पार्टी के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे ये। खान साहब ने पब्लिक वेलफेयर के लिए या मुल्क को चलाने के लिए इनकी कुर्बानी देना भी जायज़ समझा। असद उमर को आपको याद होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ पोर परफॉर्मेंस। और जहांगीर तरीन साहब का भी इसी तरह का केस था, मुझे अब याद नहीं है वो, ठीक है, लेकिन मुझे ये याद है कि इनको पहले हटाया गया था और फिर लगाया गया था। इसके अलावा खान साहब का एक और बहुत बड़ा कारनामा कि पहले क्या होता था, कोई भी पब्लिक के लिए कोई ऐसा डोरवे नहीं था जिससे वो आला हुकाम से बातें कर सके, आला हुकाम को अपनी सुना सके, अपनी चीज़ें बता सके। लेकिन खान साहब का PM पोर्टल जो था वो दैट वाज यानी कि एक्टिव था, वो ये सब बहुत बड़े काम हुए हैं। कोई भी आम बंदा जाकर PM पोर्टल में कोई शिकायत करता था तो वो हल होती थी। इस्लामोफोबिया के हवाले से उसमें हम बात की है, FBR रिफॉर्म्स की खान साहब ने। FATF से पाकिस्तान को निकालने में जो यानी कि खान साहब को बहुत बड़ा रोल है। FATF की वजह से पाकिस्तान को यानी कि ईयरली $10 बिलियन का तकरीबन नुकसान हो रहा था। उसके अलावा ग्रास रूट लेवल पे कोविड की जो मैनेजमेंट है वो भी खान साहब का। IPPs और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के हवाले से हमने बड़ी डिटेल से बात की है। SNC भी हमने बात की है। CPEC का रेलवे ट्रैक खान साहब ने बनवाया था, उसके बारे में हमने बात की, तकरीबन 300 किलोमीटर का था। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में ना खान साहब ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया था। दो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट फॉरेन पॉलिसी, लेकिन खान साहब ने बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल काम किया था। उसमें आइसोलेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा था। पाकिस्तान नेपाल के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहा था। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, वहाँ पे पाकिस्तान ने अपना जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है वो बिठा दिए थे। पाकिस्तान के जो ईरान के साथ तल्लुकात है वो बेहतर हो रहे थे। चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ तल्लुकात, रशिया के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात वो बेहतर हो रहे थे, डिस्पाइट के रशिया और इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड है फिर भी। और इससे भी बड़ा एक खान साहब की डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी अफगान तालिबान वर्सेस यूएसए और अफगान तालिबान को एक टेबल पे लेके आना और वहाँ उनकी सुलह करवाना। ये भी खान साहब का आइडिया था 2004 से ही, लेकिन खान साहब ने फाइनली ये अल्लाह ताला करना था या जो भी था ये खान साहब की हुकूमत में हो। उसके अलावा वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट्स कुछ पास हुए थे खान साहब के, जिसमें जुवेनाइल एक्ट्स हैं कुछ वो पास हुए थे। इसके अलावा वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो वो भी पास खान साहब के हुआ था। तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स से अगर हम बात करें तो 2022 की ही बात करते हैं।
तो खान साहब जब गए थे ना, तो पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी वो 6% थी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अभी कहाँ पे जा रही है वो आप खुद देख सकते हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमारी थी वो 28% के लगभग थी बिकॉज ऑफ इमरान खान। अब हमारा ना कोई कार यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है, ना हमारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है। एनर्जी क्राइसिस से हम जूझ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होनी है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, इमरान खान साहब वो प्राइम मिनिस्टर थे जिनके दौर में ना पाकिस्तान की ना 6 कैश क्रॉप्स हैं, जिनमें वीट है, राइस है, शुगर केन है, कपास है और टोबैको है एंड एक और है। तो इसमें से ना सिर्फ एक ऐसी फसल थी जिसकी प्रोडक्शन कम हुई थी, अदरवाइज़ बाकी सब की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी, और वो थी कॉटन। कॉटन की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी मसाइल हुए थे, अदरवाइज़ हर चीज़ की प्रोडक्शन खान साहब के ज़माने में ज़्यादा हुई थी बिकॉज ऑफ द सूटेबल एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो ये भी एक खान साहब के खाते में चीज़ आती है। तो फ़िलहाल तो इतना ही है खान साहब के बारे में, मज़ीद हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।